Hello and namaste everyone. Welcome back to Simplify SSC with Nandita. In case you are new here, तो प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा एंड आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे जो भी मैंने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उस सब के. तो प्लीज़ उसको चेकआउट कर लेना एंड टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना फॉर PDFs, रेगुलर अपडेट्स, डिस्कशंस एक्सेट्रा. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम रिवाइज करें राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड सारे के सारे रिजल्ट्स एंड थ्योरम्स जितने भी हमारे ज्योमेट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो भी हमें चाहिए. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले तो फर्स्ट चीज़ तो हमारे पास मोस्ट बेसिक चीज़ जो है राइट एंगल ट्राइंगल को लेके वो होती है पाइथागोरस थ्योरम. क्या होते हैं पाइथागोरस थ्योरम? कि ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है. तो हम बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ये हमारी क्या होती है? स्टैंडर्ड पाइथागोरस थ्योरम होती है. ठीक है, नाउ बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट याद करने होते हैं पेपर में सॉल्व करने के लिए. ठीक है, जैसे कि 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया, 7 24 25 हो गया. ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए एंड सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप से दिखने लग जाएंगे. जैसे कि 6 8 10 दिखेगा या फिर इसका मल्टीपल दिख जाता है, 9 12 15 दिख जाता है. तो ये अपने आप समझ आने लग जाएंगे. ठीक है, उसके अलावा ये रिसेंटली देखो अभी ऑलिव बोर्ड के मॉक में आया था. तो ये सारे के सारे याद करने हैं. दूसरी बात ये होती है कि कई बार अब देखो कभी भी मतलब ऐसा बहुत ही रेयर सिनेरियो होगा क्वेश्चन के अंदर कि आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस में से ये दोनों दे देगा. तो आपको यूजुअली क्या देगा? एक हाइपोटेन्यूस देगा और इन दोनों में से कोई एक दे देगा. तो इन दैट केस ऑलवेज रिमेंबर कि फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने बोला हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. उसने आपको ये दे दिया और ये दे दिया. तो कभी भी ये नहीं करना. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये लेते हैं 65 72 97 वाला. ठीक है, 65 72 97 मान लो वो आपको दे देते हैं 65 और 97 साइड्स देता है एंड आपको नीडेड है तीसरी साइड. तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? हमेशा ऑलवेज रिमेंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है. कभी भी एक्चुअल स्क्वायर्स नहीं निकालने हैं. मतलब आप ये नहीं करोगे 97 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डैश निकाल रहे हो माइनस 65 का स्क्वायर कर रहे हो. नहीं, क्योंकि देखो होने को ये भी कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है. बट हमेशा फास्ट क्या रहेगा? ये वाला मेथड. इनको ऐड करो, क्योंकि देखो जो बड़ा नंबर आएगा, जब बड़े नंबर से बड़ा नंबर माइनस करो, फिर बड़ा नंबर आएगा, फिर उसको ब्रेक डाउन करोगे देखने के लिए कि वो किसका स्क्वायर है. लेकिन जब इसको खोलोगे तो ऑलरेडी 2 नंबर्स में वो ऑलरेडी बढ़ चुका है. फिर आप उसके बाद उसको क्या कर सकते हो? ईजिली ब्रेक डाउन कर सकते हो. तो आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा कि वो किसका स्क्वायर है, और यानी कि जिसका स्क्वायर है तो आपको परपेंडिकुलर होना चाहिए. ठीक है, ये छोटा सा एक कैलकुलेशन वाला टिप था. अब आगे चलते हैं. अब एक छोटी सी चीज़ है, हम बोलते हैं कि अगर ये कोई मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट से ABC, तो अगर मैंने इस तरह से यहाँ पर अंदर कुछ बनाया है ना, तो यहाँ पर जो मेरा एंगल बनेगा ना, लेट से थीटा, तो ये थीटा विज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 90 डिग्री की. ये क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा जो ये वाला एंगल होगा. सिमिलरली अगर मैं यहाँ से बनाऊँ, लेट से यहाँ से बाहर की साइड बनाऊँ, तो ये वाला जो मेरा एंगल होगा जिसको लेट अस से फाई, तो ये फाई विल ऑलवेज बी लेस देन 90 डिग्री. यानी ये क्या होगा? एक्यूट होगा. ठीक है, कैसे समझ सकते हो? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के ऊपर है तो ये बड़ा है. 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री नीचे जा रहा है तो ये एक्यूट है, 90 डिग्री से कम है. ठीक है, एक छोटी सी चीज़ है, हो सकता है रैंडमली कभी कोई क्वेश्चन दिख जाए तो ये काम आ जाए. नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड, वो वाला हमारा होता है मीडियंस इन राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, अगर आपको मीडियंस पढ़ना है ना, तो मैंने क्या किया था, मैं जो इन केस या न्यू ईयर तो आपको नहीं पता होगा, पुराने लोग को तो पता है कि मैं जब ऑलिव बोर्ड की मॉक करवाती हूँ ना, तो मैं जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती जाती हूँ साथ में. तो जैसे कि क्वेश्चन मीडियंस का आया था, तो हमने ऑलमोस्ट 15-16 मीडियंस के जितने भी रिजल्ट्स होते हैं ना वो सारे रिवाइज किए थे. तो अब मैंने क्या किया, एक PDF डाली रिसेंटली अपने टेलीग्राम पे. पिंड लेटेस्ट जो पिंड मैसेज है ना वो देख लेना, आपको दिख जाएगा. पिन मैसेजेस तो ऊपर दिख जाते हैं ना, तो उसमें उस PDF में क्या मैंने लिंक्स डाले हैं अपनी हर वीडियो के पार्ट्स के, कि जो जो मैंने जहाँ पर समझाया. तो उसमें मीडियन वाला एक लिंक होगा, तो वो उठा के देख लेना, आपका पूरा का पूरा मीडियन रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, अभी के लिए इस क्वेश्चन के आते हैं. हमने क्या बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मीडियंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये मैंने बोला मेरा ट्राइंगल है ABC, ये मैंने बोला मेरा मीडियन है AD, ये मेरा मीडियन है CE एंड लेट से मेरा ED हो गया. ठीक है, तो अब मेरा जो फर्स्ट इसके अंदर थ्योरम है वो मेरी क्या कहती है कि AD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/4 AC का स्क्वायर. ठीक है, अब जो लोग पहले से पढ़ते हैं उनको पता है मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि ज्योमेट्री को कभी भी कैसे नहीं याद करना है, ABCD की फॉर्म में नहीं याद करना है. अभी तो समझ में आ गया, बट याद रखना कैसे? जेनेरिक टर्म्स में, ताकि ट्राइंगल PQR हो, ट्राइंगल XYZ हो, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी बात है, मतलब कि हम जो इधर लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर, वो चीज़ क्या है वो याद हो, नॉट जस्ट ABCD, ताकि फिर ढूंढने में दिक्कत ना हो.
तो इसको कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे ध्यान रखोगे, मीडियन का स्क्वायर है, इधर भी मैंने मीडियन का स्क्वायर लिख लिया है ना, AD मेरा क्या है, मीडियन है, CE भी मेरा क्या है, मीडियन है, और 5/4 क्या हो रहा है, AC स्क्वायर हो रहा है, AC मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है, इज इक्वल्स टू 5/4 हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये मेरी इसकी क्या लिख दी मैंने, जेनरिक फॉर्म लिख दी। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मेरे पास जो इसी की एक और फॉर्म आती है वो क्या आती है, AD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ED का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बात आप बहुत इजीली गेस भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते तो इसको कैसे याद रखोगे, मीडियन का स्क्वायर प्लस मीडियन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स न्यू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बोल दे मैंने इसको, न्यू हाइपोटेन्यूस बोल दे, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का होगा, तो ED एक तरह से हाइपोटेन्यूस तो बन रहा है ना BED वाले ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोले, न्यू हाइपोटेन्यूस बोलते, तो ये मेरा याद रखने का तरीका है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा, याद रखने का तरीका भी सही लगा होगा और ईजी लगा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मीडियन इन राइट एंगल ट्राइंगल और हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर एक स्टेटमेंट सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि क्या होते हैं हमारे पास, मीडियन ऑन द लॉन्गेस्ट साइड, थोड़े इसको ठीक से लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, मीडियन ऑन दी, नहीं रुको इसको ना थोड़ा ढंग से लिखती हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। द शॉर्टेस्ट मीडियन is on the longest side slash from the largest angle। ठीक है, समझ में आई ये बात, ये बात हर ट्रायंगल के लिए ट्रू होती है। क्या कि अगर मैंने कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ किया है तो सबसे जो उसका छोटा मीडियन होगा, हर ट्रायंगल के 3 मीडियंस होंगे, तो सबसे छोटा मीडियन कहाँ होगा, उस लाइन पे, उस बेस पे फॉल करेगा जो सबसे बड़ा होगा लेंथ में। या फिर ये बोला जाए, और सबसे बड़ा जो हमारी साइड होती है वो कहाँ होती है, सबसे बड़े एंगल के ऑपोजिट होती है। तो ये मेरा क्या है, 90 डिग्री का एंगल सबसे बड़ा है, बाकी दोनों तो पक्का 90 से कम होंगे। तो जब मैंने 90 डिग्री के एंगल से जो मीडियन डाला वो मेरा क्या होगा, सबसे छोटा मीडियन होगा। और क्या होगा, क्यों सबसे छोटा होगा, क्योंकि वो सबसे लंबी साइड यानी हाइपोटेन्यूस के अंदर फॉल कर रहे हैं। तो राइट ट्रायंगल के अंदर मेरा जो शॉर्टेस्ट मीडियन होता है, राइट ट्रायंगल के अंदर जो मेरा शॉर्टेस्ट मीडियन होगा वो कौन सा होगा, ऑन दी हाइपोटेन्यूस वाला होगा। और उसकी लेंथ कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, उसकी लेंथ होती है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस के अंदर। ये यहाँ पर क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, क्या, दैट मीडियन इन राइट ट्रायंगल ऑन दी हाइपोटेन्यूस जो है वो मेरा क्या होता है, उसकी लेंथ होती है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हो गया रिवाइज। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, मीडियंस ऑफ राइट ट्रायंगल मीट एट 90 डिग्री। बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है, लगेगा आपको थोड़ा सा कि रट्टाफिकेशन वाली चीज़ बता दी, लेकिन मेरा जो याद रखने का तरीका है वो देख लो, कई बार रैंडमली क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं कि मीडियंस ऑफ राइट ट्रायंगल जब 90 डिग्री में मिलते हैं, ये मेरा, तो एक सीधी सीधी सी मेरे पास क्या लॉजिक होता है, ये 1 होती है, ये √3 होती है और ये √2 होती है। तो मतलब अगर कोई भी एक साइड गिवन है, 2 साइड गिवन है, 3 साइड, तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हो। ठीक है, लॉजिक याद कैसे रखोगे, क्या लॉजिक रखोगे, जिन पे मीडियन फॉल कर रहा है, जिन पे मीडियन फॉल कर रहा है, ठीक है, वो रूट वाले होंगे एंड ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस क्या है, लॉन्गेस्ट, तो इसलिए हाइपोटेन्यूस क्या होगा, √3 होगा और बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे, √2 और 1 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, इतना सा ही है बस। नेक्स्ट क्या होता है कि PQ आर एनी रैंडम पॉइंट्स ऑन राइट ट्रायंगल। ठीक है, अभी हमने वो वाला किया था मीडियन वाला, लेकिन अब मैंने क्या बोला, वो एक स्पेसिफिक फॉर्म थी जो ज़्यादा पूछी जाती। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बट इसको कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं, तो इसको भी ध्यान रखते हैं। क्या कि अगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे मैंने P बना दिया, यहाँ पे मैंने Q बना दिया, तो सिमिलर हमने कब पढ़ा था कि जब PQR वॉज सॉरी क्या बनाए थे हमने, DE क्या थे, मिड पॉइंट्स थे। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं कि DE क्या थे, मेरे मिड पॉइंट्स थे। DE क्या हैं, मेरे मिड पॉइंट्स है, क्योंकि मैंने उनको AD और C को क्या बोला था, मीडियन बोला था। लेकिन इस केस में मेरे क्या है, रैंडम पॉइंट्स है PQ आर एनी रैंडम पॉइंट्स, विच मीन्स जो मेरे AP और CQ हैं ये क्या है, एनी रैंडम सीवियंस है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या कहती है हमारी जो रिजल्ट है थ्योरम में, वो क्या कहती है, AP का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर
प्लस ए सी का स्क्वायर। इसको कैसे देखोगे, ए पी और सी क्यू क्या है मेरे पास, अभी जैसे उसके लिए बोला था, इनको कैसे बोल दिया मैंने, सी वी एन का स्क्वायर प्लस सी वी एन का स्क्वायर, कोई भी जो रैंडम सी वी एन है। और पी क्यू और ए सी को कैसे लिखोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस न्यू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, इसी के अंदर अगर आप पी और क्यू को मिड पॉइंट मान लोगे और स्पेसिफिक केस बनाओगे तो अपने आप ऊपर वाली जो आपकी 5/4 AC वाली AC स्क्वायर वाली थ्योरम थी उस तक पहुंच जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एक चीज़ पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं हम, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि जो ये वाली साइड है और जो ये वाली साइड है ये क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो मुझे पता है ये भी मेरा क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। लेट मी से दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ डी। ठीक है, और सॉरी इसको सी बोलते हैं, इसको डी क्यों बोले, इसको भी सी बोलते हैं। सी है, ये डी है। सबसे पहली बात तो बी डी इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, नॉट परपेंडिकुलर, ये मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, कभी इसको परपेंडिकुलर सोचोगे सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर के केस में होल्ड करते हैं, ऐसा ट्रू नहीं है। लेट से इसको मैंने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया, लेकिन डी फॉल तो कर रहे हैं ना कहीं हाइपोटेन्यूज पे, तो मतलब मान लो कि ए डी वाला पार्ट क्या है, एम है, और ये वाला पार्ट क्या है, एन है। तो हम कहते हैं एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो मेरा x है वो एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई 2 निकल जाता है। यानी कि जब मुझे बी डी की वैल्यू निकालनी है, ऐसे बोल सकते हो आप, बी डी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, ये यहाँ से हम लोगों ने कंक्लूड किया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा 1990 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला एक ट्रायंगल था मेरा ए बी सी, उसके ऊपर मैंने एक डी ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने बोला बी डी। अब इम्पॉर्टेंट है, अब क्या है, बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है, क्योंकि जब भी सिमिलैरिटी पढ़ाई जाती है तो ये पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, रिजल्ट्स तो डायरेक्ट याद करवाऊंगी शॉर्ट ट्रिक बता के, लेकिन लॉजिक पहले समझ लो, लॉजिक समझोगे तो पता रहेगा कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब बहुत लोग उस दिन बोल रहे थे ग्रुप में कि हमने तो इसमें डायरेक्ट सिमिलैरिटी लगाई, आई डोंट नो क्यों, बट 99.9% टीचर्स तो पढ़ाते हैं। क्या लॉजिक है, हम क्या बोलते हैं कि ये देखो, अगर मैंने इस एंगल को बोला थीटा, तो आपको पता है ना कि ये सिंबल होता है कॉम्प्लीमेंट का, और हमें पता है दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, जब उनका सम 90 डिग्री का होता है। तो यानी कि अगर मेरे एक ट्रायंगल का ये 90 डिग्री है तो ये एंगल को थीटा बोल दिया, तो दूसरा एंगल क्या होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा, तो इसको हम क्या बोलते थे, थीटा डैश बोल देते हैं। ठीक है, इतने पार्ट को ज़रा इरेज कर देती हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, तो यानी कि इस एंगल को मैंने क्या बोल दिया, थीटा डैश बोल दिया। समझ में आ गया, ये किस में किया मैंने, ए बी सी में। अब एक बार देखो, ए बी डी ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो इतना एंगल ये क्या हो जाएगा, थीटा डैश। अब बी डी सी में देखो, ये थीटा डैश है, ये 90 है, तो इतना एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो होता क्या है कि ये दो छोटे ट्रायंगल जो बी डी की साइड बन रहे हैं, बी डी के लेफ्ट और राइट पे, और जो मेरा ए बी सी ट्रायंगल है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। कैसे, अब देखो ए बी सी इज़ सिमिलर टू, सिमिलैरिटी पढ़ा चुकी हूँ मैं, जिसको पढ़नी है तो उस PDF से जाके उसमें लिंक है, पूरा रिवाइज कर लें, 10-12 मिनट लगा के सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी पूरी समझाई थी। अब हम सिमिलैरिटी बनाते कैसे, ए पे क्या है मेरे पास, थीटा है। अब मुझे किसको वाले ट्रायंगल को देखना है, ए बी डी बनेगा, तो कैसे सिमिलैरिटी बनाऊँ, ए पे थीटा है, ए इसमें भी था, तो ये तो कॉमन निकल आया। अब इस पे बी पे क्या था, ए बी सी में 90 डिग्री था, इसमें 90 डिग्री किस पे, डी पे, तो ये किसके सिमिलर होगा, डी के सिमिलर होगा। ठीक है, अब इस पर थीटा डैश कहाँ था, सी पे, इस पर थीटा डैश कहाँ पे, बी पे, तो यानी कि ए बी सी सिमिलर टू क्या होगा, ए डी बी। और ये भी किसके सिमिलर होगा, क्योंकि ये और दोनों भी आपस में सिमिलर, बड़ा वाला भी दोनों छोटों के सिमिलर। तो अब इसमें कैसे लिखेंगे, ए डी बी को सिमिलर देखना है, ए डी बी को देख लो चाहे ए बी सी को देख लो, कंपैरिजन किससे करना है, बी डी सी से। कैसे करेंगे, अब इसमें सबसे पहले क्या है, ए डी बी में ए पे क्या है, थीटा, थीटा किस पे, इसमें बी पे, राइट। देन वी हैव थीटा डैश, थीटा डैश इसमें किस पे, सी पे। हम अगर मैं इसमें छोटे वाले से कंपेयर करूँ तो इसमें थीटा डैश कहाँ था, बी पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। अब इसमें 90 डिग्री कहाँ पे था, ओह गलत लिख दिया ना आई थिंक। ठीक है, हम किससे कंपेयर करते हैं, इस वाले से, तो यहाँ पर ए पे क्या था, थीटा, तो इसमें क्या था, बी पे थीटा था, इसमें क्या था, डी पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी डी पे 90 डिग्री, इसमें क्या था, बी पे क्या था, थीटा डैश, तो इसमें थीटा डैश किस पे, सी पे। अभी हमने इन दोनों का कंपेयर किया, तो चेक करने के लिए ए बी सी और इसको भी कंपेयर कर लो। ए पे क्या है मेरे पास, थीटा, बी डी सी में बी पे क्या है, थीटा, बी पे क्या है 90, डी पे क्या है 90, ए बी सी में सी पे क्या है, थीटा डैश, बी डी सी में सी पे क्या है, थीटा डैश। ठीक है, तो ये तीनों ट्रायंगल्स जो होते हैं ना,
ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, सिमिलर आ जाते हैं। और जब ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज पे एक 90 डिग्री बनाया हुआ है, परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, तो आप सिमिलैरिटी देख लो और रिजल्ट्स लगा लो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम इन दोनों की सिमिलैरिटी लगाएं, इन दोनों की लगाएं, इन दोनों की लगाएं, और उससे क्या होता है, चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है। तो हमने क्या कर रखा है, इसके लिए कुछ रिजल्ट्स बना रखे हैं स्पेसिफिक, कि अगर 90 डिग्री ट्राइंगल के अंदर इस तरह से बना दिया तो कुछ रिजल्ट्स हैं, आप उनको डायरेक्टली याद करो। ठीक है, क्या रिजल्ट्स हैं? ओके, इसको फटाफट बना लेते हैं। क्या था अपने पास, ABC, और इसको मैंने क्या कह दिया, D, और मैंने क्या बोला था, BD इज़ परपेंडिकुलर टू AC। अब ठीक है, ये आभास सर वाले मेथड से पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है, कोई आके मत बोलना कि मैं चुरा रही हूँ और समथिंग, ठीक है, मतलब आभास सर का जो नोटेशन है उनके बेसिस पे पढ़ा रही हूँ। ऑल्दो और भी टीचर्स हो सकता है ऐसे ही पढ़ाते हो, ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं तो मुझे पता नहीं। अब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं परपेंडिकुलर है, इसको मैंने बोल दिया बेस है B, ये मेरा क्या है H हाइपोटेन्यूज। जैसे अभी कहा था मैंने क्या BD फॉल कर रही है तो कुछ तो बांट रही होगी, इसको मैंने M बोल दिया, इसको मैंने N बोल दिया, BD को मैंने X बोल दिया। मेरा जो तरीका है बोलने का ये है, BD इज इक्वल्स टू X क्या है मेरे पास, न्यू आइटम है ना, ये नई चीज़ है ना, मतलब मुझे पता था PBH होंगे, MN भी उसी का पार्ट है, तो X मैंने नई चीज़ बनाई है। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप मेरा क्या है, ये ज़्यादा येलो येलो नहीं हो गया, पिंक से ओके, लेट्स राइट विद वाइट वन। ठीक है, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप मेरा क्या है, मैं बोल रही हूँ कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेरी एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि जो मेरा नया वाला ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू क्या है मेरा, न्यू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक चीज़ और बताऊँगी, अभी रुकते हैं। एक्स क्या है मेरा नया ऑल्टीट्यूड है, तो मैंने इसको क्या बोला, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। दूसरी मेरी जो वैल्यू है एक्स की, वो मेरी क्या हो सकती है, हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एन, यानी कि ये जो मेरा एक्स था इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम इंटू एन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, इसको फिर से मार्क करते हैं। ये है अपने पास ABC, D, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर बेस एक्स हाइपोटेन्यूस M एंड N। ठीक है, दो हमने पढ़ लिए। थर्ड मेरे पास क्या लॉजिक आता है, हम बोलते हैं 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 1 बेस स्क्वायर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अभी एक्स पे डील कर रहे थे कि एक्स को किस किस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, फोर्थ अब मैंने बोला, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ को एक साथ देखेंगे। ठीक है, ये इसको ABC पार्ट करके बोलती हूँ। फोर्थ मैंने क्या बोला सबसे पहले, कि जो मेरा परपेंडिकुलर स्क्वायर है, जो मेरे परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, इसको बोलो m जो कि परपेंडिकुलर के पास है इंटू एम प्लस एन, या फिर इसको m इंटू एच भी देख सकते हो, हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली B स्क्वायर को बोलो क्या है, मेरे B स्क्वायर के पास क्या है मेरा n, तो n इंटू एम प्लस एन, या फिर n इंटू एच बोल दिया मैंने। तो अगर इसी को मैं एक्सटेंड करूँ, चलो फिफ्थ वाला अलग से लिखते हैं। तो अगर मैं फिफ्थ वाला बनाऊँ कैसे, क्या बोला मैंने, फोर्थ वाले के दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या बन जाता है, P स्क्वायर बाई B स्क्वायर इज इक्वल्स टू M अपॉन N बन जाता है। ठीक है, अब आपने ये चीज़ देखी होगी, कई बार यहाँ पे ऐसे गिवन होता था, ये क्वेश्चंस में होगा, कई बार आपको गिवन होता था कि ये 4 गिवन होता था, ये 9 गिवन होता था, तो आप क्या बोलते थे कि ये 2 के होगा मेरे पास और ये 3 के होगा। क्यों, क्योंकि हम बोल सकते हैं P बाई B इज इक्वल्स टू अंडर द रूट M बाई N के इक्वल हो गया। अगर मेरा P स्क्वायर बाई B स्क्वायर इक्वल टू M रेशो N है, तो मैं P बाई B इक्वल टू अंडर रूट M इज टू N बोल सकती हूँ। तो ये 4 है, ये 9 है, तो इसको 2 के बना दूँ और इसको 3 के बना दूँ। करेक्ट है, समझ में आ गए। 5 क्या कहते, मैंने पहले 3 में मैंने एक्स से डील किया है, कि जो नया वाला ऑल्टीट्यूड है उससे डील किया है। एक मिनट, फिर चौथे पार्ट में मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर स्क्वायर निकाल दो, बेस का स्क्वायर निकाल दो और दोनों को डिवाइड कर दो। छठे पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, सिक्स्थ, मैंने क्या नंबर लिखा था, एक सेकेंड, फिफ्थ लिखा था ना, हाँ। तो सिक्स्थ पार्ट के में 2 पार्ट्स करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में हम किससे डील करें, परपेंडिकुलर और बेस को निकालने की कोशिश करें बिना स्क्वायर के। ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये एक्स है, ये एम है, ये एन है। ठीक है, इस केस में मैं क्या बोल रही हूँ, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू, कैसे रीड करोगे, इस तरीके से रीड कर लो, बी एक्स एन, इधर जाओ एंटी क्लॉकवाइज बी एक्स एन, और फिर 2 के बाद क्या लगा दो, डिवाइड लगा दो, ऐसे याद रख लो। ठीक है, सिमिलरली बेस को निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, हमने किस डायरेक्शन में गए थे, एक्स साथ में लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स अपॉन, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लग रहा है, मेरे को पर्सनली देखो खुद लगता था कि कई बार कि निमोनिक्स या ट्रिक्स को याद रखने में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो नहीं करना चाहिए। तो अगर आलतू फालतू लग रहा है तो नॉर्मल लॉजिक से सोचो कि परपेंडिकुलर निकालना है, तो उसको मैंने क्या किया, बेस इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन कर दिया। ठीक है, अब क्या निकालना था मुझे, कहाँ गया, बेस निकालना था, ये बेस निकालना था, इसको मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एम कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया है ये। आई होप आपको सारे के सारे 1990 वाले टूल्स क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, मुझे
एक और चाहिए था ये, एक छोटी सी चीज़ बतानी थी। एक सेकंड रुको, चलो इसको एक काम करते हैं, फिर लास्ट में एक शीट लेके बता दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये मतलब बीच में मिस होगी, शायद उसकी स्लाइड नहीं बनी। नहीं ठीक है, मुझे समझ आ गया, मैं उसको कौन सी स्लाइड में बताऊंगी, ठीक है। अभी चलो रुको, अभी हम क्या करते हैं, आर और मीडियन की बात करें, ठीक है। मीडियन मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। 3 मीडियन होंगे इसके भी, जिसमें कि शॉर्टेस्ट मीडियन की लेंथ क्या होगी अपने पास, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस होगी, जो कि यहाँ पे फॉलो करेगा। अब यहाँ पे एक बहुत कूल सी बात ये है कि इसका जो आर होता है सर्कम रेडियस, वो भी कितना होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। विच इज़ वाई मैं एक तरह से बोल सकती हूँ कि जो आर होता है इक्वल टू होता है मेरे मीडियन ऑन हाइपोटेन्यूस या फिर मीडियन फ्रॉम राइट एंगल। समझ में आई बात, ठीक है। सिर्फ इसलिए बता रही हूँ एक्स्ट्रा चीज़, ताकि आपको ये ना लगे कि यार सर्कम रेडियस भी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस बता दिया और स्पेशल वाला मीडियन भी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस बता दिया, ये क्या चक्कर है। तो बता रही हूँ कि हाँ ये सेम होते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए हमें यहाँ पर, और ये पेज करना चाहिए था मुझे डुप्लीकेट, है ना। यस, एक सेकेंड रुको, कौन से पेज पे, इस वाले पेज पे ना, इसको डुप्लीकेट करते हो, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये हो गया, मैंने पिछले शीट पे क्या बता दिया, मैंने सर्कम रेडियस बता दिया और मैंने मीडियन वाली बात रिपीट कर दी, ठीक है। अब हम किसको देखते हैं, सबसे पहले छोटे वाले आर को, जो कि मेरा क्या होता है, इन रेडियस होता है। तो एक तो बेसिक सा फॉर्मूला हो गया इसका हमारे पास, क्या, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एरिया इज इक्वल्स टू आर डॉट एस होता है, आर इंटू एस। तो यानी कि मैंने क्या बोल दिया, इन रेडियस को एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर होगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है, आर की वैल्यू इन राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। राइट एंगल ट्राइंगल की स्पेसिफिक बात करें, क्या होता है, सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेन्यूस। तो इसी को थोड़ा सा खोल दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, पी प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाय 2 बन जाता है। ये क्या आ जाता है मेरे पास, छोटा वाला आर यानी कि इन रेडियस आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, एच जी ओ लोकेशन एंड डिस्टेंस। ऑल्दो मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो करवा चुकी हूँ, लोकेशन ऑफ सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर इन वेरियस ट्राइंगल्स, तो उसमें राइट ट्राइंगल भी करवाया था, बट क्योंकि हम यहाँ पे वन शॉट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कर रहे हैं कवर, ठीक है। क्या होता है अपने पास, सबसे पहले फटाफट से रिकॉल करो, एच क्या होता है अपने पास, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कहाँ होते हैं, जहाँ सारे के सारे ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। तो 90 डिग्री ट्राइंगल के सारे ऑल्टीट्यूड्स कहाँ मीट करते हैं, हमारे यहाँ पर। तो एच की लोकेशन क्या है मेरी, 90 डिग्री की वर्टेक्स, ठीक है। देन जी क्या होता है मेरे पास, सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड कहाँ होगा, जहाँ सारे के सारे मीडियंस होंगे। तो आपको ये भी पता है कि एच जी ओ कहाँ लाई करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, ऑयलर्स लाइन बोलते हैं, ठीक है। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, एच जी रेशो जी ओ हमेशा हमेशा हमारे पास क्या होता है, 2:1 होता है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए। तो अभी जी ड्रॉ करूँगी तो बताऊँगी। ओ क्या होता है मेरे पास, सर्कम सेंटर होता है, और सर्कम सेंटर की लोकेशन कहाँ होती है हमारे पास, 90 डिग्री ट्राइंगल के अंदर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, करेक्ट। ये देखा था हमने यहाँ पर, इन रेडियस देखा था ना। ये देखो, ये होता है मेरा सर्कम रेडियस। ये क्या होता है मेरे पास, आर होता है। ये मेरे पास क्या है, इसका ओ सर्कम रेडियस है, ठीक है। यहाँ है हम, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया, इसका ओ बना दिया सर्कम रेडियस, ये मेरा आर था। तो जी कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा जहाँ पे मीडियंस मीट करेंगे, कि स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। तो अच्छा, इनका डिस्टेंस भी चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, इसको भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा एक बार। एक मिनट रुको, इसको सारे को नहीं रेज करती है। मैंने ऐसे पीपीटी बनाया, काफ़ी टाइम से पढ़ाया नहीं ना, मैं रफ में ही पढ़ाई जा रही थी, मतलब ब्लैंक शीट रख के, जो पिछली बार पढ़ाया था। तो इसलिए थोड़े इस बार ये पेजेस की दिक्कत होगी, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। अभी हमने पिछले में देख ली सारी, इनकी लोकेशन देख ली, अब हमें डिस्टेंस देखना है। अब एक बात बताओ, एच ओ मेरा क्या है, सर्कम रेडियस है, तो ये मेरा क्या है, आर है। अब मुझे पता है जी क्या करता है, एच ओ को क्या करेगा, 2:1 की रेशो में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, एच ओ मीडियन भी है, और जी क्या है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या करते हैं, 2:1 की रेशो में डिवाइड करते हैं। तो कहना ही से एच जी इज इक्वल्स टू 2/3 आर होगा, एंड जी ओ इज इक्वल्स टू 1/3 आर होगा। क्या आपको ये रटना है, नो। डू यू हैव टू क्रैम दिस, नो नो नो, बिग नो।
ये सिर्फ मेरी एंड से एक एक्सप्लेनेशन थी कि अगर सडनली वो पेपर के अंदर आपसे पूछ ले कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सेंट्रॉइड और सर्कम रेडियस के बीच का डिस्टेंस बता दो, तो कहीं आप एकदम से क्वेश्चन को देख के कन्फ्यूज़ ना हो जाओ कि भाई ये क्या पूछ लिया इसने। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मेरा एच होता है, ये मेरा एच है, ये मेरा जी है, ये मेरा ओ है, और क्योंकि मेरा एच ओ सर्कम रेडियस है, और ये शायद आया भी था ना मेंस में क्वेश्चन, किसी मेंस में शायद क्वेश्चन आया था कि ये मेरा सर्कम रेडियस है और ये 2:1 की रेशो में बैठ जाएगा, तो यानी ये 2/3 ऑफ सर्कम रेडियस है, इतना पार्ट 1/3 ऑफ सर्कम रेडियस। और एच जी ओ क्या करते हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। सर्कम सेंटर कहाँ है, उसका मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ है, जहाँ पे तीनों ऑल्टीट्यूड्स मिल रहे हैं, उसका मीडियन कहाँ है, इसी लाइन पे कहीं है, 2:1 की रेशो में बांट रहा है इस पूरी लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। क्या होता है एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल? सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। दूसरा एरिया के टर्म्स में क्या बोलती हूँ मैं, जो मैंने फर्स्ट 1990 बोलता उस तरीके से मैं बोलती हूँ कि अगर मैंने ए बी सी ट्राइंगल बनाया और डी यहाँ पे क्या कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया, इफ़ बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, एंड देन मैंने क्या बोल दिया कि ए डी इक्वल टू एम है एंड डी सी इक्वल टू एन है, तो मेरा एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मेरे पास क्या हो जाता है, एम एन हो जाता है। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है मेरे पास एरिया निकालने का, सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बेसिस पे r² + 2r। ठीक है, तो फर्स्ट मेरे पास क्या था, ये वाला फॉर्मूला था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेकेंड मेरे पास कौन सा फॉर्मूला था, एम एन वाला, वो लेकिन वो कब है, स्पेसिफिक कंडीशन में, जब बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी गिवन है। याद रखना इस चीज़ को कि स्पेसिफिक कंडीशन है और ये पूछी जाती है, इसलिए याद रखनी है। ये वो वाली चीज़ नहीं है कि मैंने ऐसे ही बता दी और डिराइव कर लोगे पेपर में, नहीं, ये एम एन यहाँ और यहाँ चीज़ दे देगा वो आपको और फिर पूछेगा कि एरिया बता दो, तो एम एन ही होगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और इस केस में एरिया क्या होता है, तीसरे केस में जब इन रेडियस और सर्कम रेडियस दे दे तो r² + 2r हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब क्या करूँ, एक स्लाइड लगानी पड़ती है। ठीक है, सॉरी आज थोड़ा सा जो इंटरप्शन हो रहा है ना, मतलब कुछ गड़बड़ होगी मुझसे स्लाइड्स में, तो ठीक है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल नहीं है, एक छोटा सा ऑल्टीट्यूड्स की बात कर लेते हैं, इसको छोड़ दो। ठीक है, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी मीडियन वाली कि सबसे छोटा मीडियन कहाँ होता है, सबसे बड़ा मीडियन कहाँ होगा, है ना। अब इस तरह से ऑल्टीट्यूड्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, 4, 5 वाले ट्राइंगल का, ये मेरा एक्स है और ये मेरा, ठीक है। अब देखो कितने ऑल्टीट्यूड्स है राइट ट्राइंगल के अंदर, 3 ऑल्टीट्यूड्स है, एक परपेंडिकुलर वाला, एक बेस वाला और एक एक्स वाला, जिसको कि मैंने क्या बोला था, न्यू ऑल्टीट्यूड बोला था। या फिर अगर इसको प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो ऑल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कि हाइपोटेन्यूज को बेस मान के। अब यहाँ पे भी क्या एक पॉइंट आएगा कि हमारा जो सबसे लंबा ऑल्टीट्यूड है वो, सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड है वो कहाँ होगा, हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड कहाँ होगा, फॉल्स ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड कहाँ होगा, मेरा सबसे लंबी साइड पे होगा। कैसे देखो, अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, 3, 4, 5 वाले ट्रायंगल की, चलो नीचे कर देती हूँ इसको, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है तो x। अभी मैंने आपको सिखाया था कि x जो नया ऑल्टीट्यूड उसको कैसे निकालोगे, PB/h करके निकालोगे, तो क्या आएगा आपके पास, सॉरी 3 × 4/5 यानी कि 12/5 यानी कि 2.4 आएगा। तो क्लियरली ये देखो इसका शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड शॉर्टेस्ट एंड ऑन देख रहे हैं हम, ऐसे देख रहे हैं, टेबल सा बना देती हूँ, चलो ठीक है, ऑन के ऊपर समझ जाना मैं करना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड मेरा किसका है, 2.4 है ऑन हाइपोटेन्यूस विच इज़ 5 लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, सेकेंड ऑल्टीट्यूड मैं कौन सा बना रही हूँ, 3 वाला। 3 वाला ऑल्टीट्यूड किस पे फॉल करे, देखो 4 पे फॉल कर रहा है। थर्ड ऑल्टीट्यूड मैंने बना दिया 4, सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड, वो किस पे फॉल करे, 3 पे। ध्यान से देखो, ये क्या था मेरा सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड है, ये किस पे है, लॉन्गेस्ट साइड पे। ये क्या है मेरा सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड 4 का, ये किस पे फॉल कर रहे हैं, मेरी शॉर्टेस्ट साइड पे 3 पे। समझ में आई ये बात। तो एक छोटा सा फैक्ट है, छोटा सा एक लॉजिक होता है कि जो सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड होता है वो किस पे होता है, सबसे बड़ी साइड पे। सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड कहाँ होगा, सबसे छोटी साइड पे होगा। ठीक है, थोड़ी लंबी होगी वीडियो, ऑलरेडी मुझे लगा था कि राइट एंगल ट्रायंगल ही तो फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, बट आई थिंक अब सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, फटाफट देख लेते हैं। थोड़ा रटने वाला ही है इनमें से एक को, तो आप लोग बोलोगे कि मतलब ठीक है इसमें समझाने का कुछ है नहीं। क्या है हमारा नेक्स्ट है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल राइट ट्रायंगल्स विद इंटीजर साइड्स इफ x = परपेंडिकुलर और बेसिस गिवन। क्या कहते हैं कि वो एक नंबर दे देगा आपको, जो कि या तो आपका परपेंडिकुलर की लेंथ हो सकती है
ठीक है, या फिर आपकी बेस की लेंथ हो सकती है, ठीक है, लेंथ है, ये बात ध्यान रखना। हम कहते हैं कि अगर परपेंडिकुलर का बेस की एक्स लेंथ है तो ये बताओ कि हम कितने ऐसे राइट ट्राइंगल्स बना सकते हैं जिनकी साइड्स जो है इंटीजर्स हो, फ्रैक्शन में ना आए, डेसिमल में ना आए, इंटीग्रल साइड्स हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट केस हम बनाते हैं जब मेरा एक्स क्या होता है, ईवन होता है। जब मेरा एक्स ईवन होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, मैं लिख के बता देती हूँ जिस तरीके से आपको मतलब याद करने में ईजी हो, और फिर उसको समझा दूँगी, ठीक है। जब हम बोलते हैं एक्स ऑड होता है तो ये हमारे पास हो जाता है nx² -1 डिवाइडेड बाई 2। और मैं अगर मैं n ऑफ a लिखती हूँ तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ a, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे लगाओ लॉजिक, ये जो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिखी है इसको यहाँ पे लगाओ। तो इसका क्या मतलब है कि जो मेरे को परपेंडिकुलर बेस गिवन है अगर वो इवन है तो हम क्या बोल रहे हैं कि x² डिवाइडेड बाई 4 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दो, उसमें से एक माइनस कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। 4 कैसे लिखा गया, ठीक है, और उसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर x हमारे को ऑड गिवन है तो आप क्या करो x² के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, -1 करो और 2 से डिवाइड कर दो। समझ में आ गया? सिर्फ यही याद ही रखना है, इसमें कोई लॉजिक है नहीं मेरे पास कि इसको कैसे ट्रिक बताऊँ कुछ बताऊँ, इसको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मैंने 2 बार लगा दी थी, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब एक छोटा सा एक और लास्ट राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली सेकंड लास्ट है, लास्ट और है। वो क्या है कि राइट ट्रायंगल के अंदर जब हम स्क्वायर्स ड्रॉ करते हैं, बट मैंने वो सोचा मैं अलग से जब जनरल ट्रायंगल्स कराऊंगी ना और स्क्वायर कराऊंगी तब करवा दूंगी, क्योंकि ये लंबा हो जाता फिर, ठीक है। और क्या है कॉन्सेप्ट कि बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है कि ए बी सी है और बी डी को मैंने ए सी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और अब मैंने क्या कर दिया, ऑब्वियसली ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल ही है, इन सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। मैंने बोला इस वाले सर्कल का इन रेडियस है आर, यानी रेडियस है, और इस वाले मतलब R1 क्या है, चलो एक बार मार्क कर दो फिर लिखती हूँ। R1 क्या है मेरे पास, रेडियस ऑफ इन सर्कल, या फिर इन रेडियस लग सकते थे, ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। सिमिलरली R2 क्या है मेरे पास, इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। और R को मैंने क्या बोल दिया, इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पूरे का बोल दिया, ठीक है। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है, क्या कहते हैं रिजल्ट को, R² इज इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 अपने पास क्या होता है, ओके इसको मार्क नहीं किया ना मैंने, गलती हो गई। इसको मान लो सेंटर को मैंने बोल दिया O1, O सेंटर लिखते हैं ना तो 2 है तो मैंने O1 O2 बोल दिया। तो दूसरा रिजल्ट मेरे पास क्या होता है, अरे यार हद हो गई, नो शिट डैम इट, नहीं क्या हो गया, इसको बेटा। सेकेंड रिजल्ट क्या होता है मेरे पास कि O1 O2 यानी दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा हमारे पास, R√2 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब इसके अंदर एक स्पेशल केस क्या होता है, ठीक है, अब फिगर पीछे वाली स्लाइड से देख लेना। इसका स्पेशल केस क्या होता है कि ए बी सी इज़ आइसोसेलेस, ठीक है। अगर ए बी सी आइसोसेलेस है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। अब ये और ये इक्वल होगी, ये कॉमन है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, O1 O2 क्या हो जाते हैं, इन रेडियस जो है बराबर हो जाते हैं। तो उस केस में हम बोलते हैं O1 O2, नहीं कुछ गलत बोल दिया मैंने, उस बात को इग्नोर करो, इन रेडियस बराबर नहीं हो जाते। O1 O2 जो बीच में डिस्टेंस है, ये R1 ये R2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता है अपने पास, R1 प्लस R2 हो जाता है, ठीक है। आई होप ये सब क्लियर होगा। एक छोटा सा डाउट जो मुझे लगता है आपको आ सकता है, मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। और वो ये कि देखो, अगर आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने बोला कि आइसोसेलेस है तो O1 O2 इक्वल टू R1 प्लस R2 है, फिगर में ऐसे है। अब फिगर में ऐसे क्योंकि मेरे से इतना ही खुल के ट्राइंगल बन पाया, मैं ट्राई करती हूँ कि मुझसे थोड़ा बुरा ट्राइंगल बन पाए। तो हम क्या कहने की कोशिश करें, मैंने बोला था कि बी डी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब ये तो कहीं पे नहीं बताना चला ना कि बी डी जो मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है वो कहाँ पे होगी ड्रॉ, हमें तो नहीं पता। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स पे डिपेंड करेगा। हम ये भी तो कह सकते हैं, हो सकता है जहाँ ये 90 डिग्री फॉल करा वो ऐसा कुछ हो, ज़रूरी थोड़ी सेंटर मतलब मिड पॉइंट के आसपास होगी। तो हो सकता है कि जो मेरा एक इन रेडियस है वो ऐसा हो और जो मेरा एक इन रेडियस है वो ऐसा हो। सो इसीलिए जो मेरा O1 O2 है ये नॉट इक्वल टू R1 R2 नहीं होता जनरल फॉर्म में, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट हो सकता है कि ये बहुत बड़ा और बहुत अलग, मतलब थोड़ा नीचे की साइड डायरेक्शन में हो सकता है। ये देखो यहाँ पर गैप दिख रहा है, इन रेडियस तो ये भी है, यहाँ पे दूसरा वाला जो ट्रायंगल है उसमें इसकी साइड को टच करे, इसकी साइड को इसकी साइड को, तो ये करेक्ट इन रेडियस है।
ये भी करेक्ट इन रेडियस है क्योंकि तीनों साइड्स को टच कर रहे हैं, लेकिन क्या है दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नो। तो इन दैट केस इसके और इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा O1 O2, क्या वो R1 + R2 के बराबर है? नहीं है, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा भी तो आ रहा है ना बीच में गैप। तो इसीलिए जनरल फॉर्म में O1 O2 के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? R√2, यानी इन रेडियस इंटू √2। लेकिन अगर ये पूरे के पूरे दोनों, अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है ये और ये इक्वल हो जाता है, तो हमारे पास हम बोल देते हैं कि O1 O2 = R1 + R2 हो जाता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज दिस फिगर लुक्स सिमेट्रिक डज नॉट मीन ना कि रियल में सिमेट्रिक होगा। माई बैड, आई थिंक मुझे 2-3 फिगर्स बना के दिखाना चाहिए था कि ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, बट अभी के लिए आप ठीक है लॉजिक समझ जाओ। ये दोनों क्या जनरल फॉर्म है, ये क्या आइसोसेलेस फॉर्म है। ये थोड़ा कम पूछा जाता है, मतलब आई थिंक बहुत ही कम पूछा गया ये टॉपिक एक्चुअली, ये वाला इन सर्कल्स वाला, बट है ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अपनी तरफ से हमें सब पढ़ना चाहिए, तो इसलिए कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड नेक्स्ट आई गेस मिक्सड इंडिकेशन ही आएगा और जल्दी सर्कल का 1 शॉट भी आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।